बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ ABN। मेरे भी मोहतरम हैं, मैं इनसे सीखता हूं, इन्हीं के मैं मताती काम करता हूँ। चले सर, लेकिन इनसे मैं बहुत सीखता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट, मैं राजा साहब से ना टल्ली बजाना सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम मेजर डेवलपमेंट हुई। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी की सदारत हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन है। उसमें 10 जजेस के जो शिकायत थी उस हवाले से उनका जायज़ा लिया गया, जिसमें कुछ वो शिकायत खारिज कर दी गई और वो बताएंगे आपको आगे चल कर के वो कौन से 10 जजेस थे। और फिर दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत का मामला था वो भी ज़ेर बहस आया, उस पर क्या लाया अमल इख्तियार किया गया वो भी आपको बताएंगे। और फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के हवाले से बातचीत की गई, वहाँ पर मुकालमा ज़ेर बहस आया और क्या हुआ आगे इस पर बात करेंगे। उससे आगे सबसे अहम जो मैं जिसे कहता होता हूँ कि अडयाला जेल का कैदी, लोग कहते हैं कैदी नंबर 804, लेकिन मैं कहता होता हूँ कि शेर की कछार में कैलोला करता शख्स इमरान खान, उन्होंने एक अहम पैगाम दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के अहम पैगामात हैं, जो 10 ज़काती अपना उसने एजेंडा दिया है, अपने एक पैगाम ये खिताब किया है, उसने खिताब किया है। इस तमाम इश्यूज़ पर हम डिस्कस करेंगे, खालिद जमील साहब से पूछेंगे। सबसे पहले आते हैं सर, ये बताइएगा कि जो 10 जजेस की जो शिकायत बगौर जायज़ा लिया गया, नाकाबिल तरदीद शवाहिद होने की वजह से, न होने की वजह से खारिज कर दी गई, कोई सॉलिड किस्म की शवाहिद नहीं थे वो। और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट, वो जो कहते हैं ना कि वो तमाम आइनी अदारों के सरबराह पर वो होता है, मुशावरत का दायरा वसी करेंगे। वो 10 जजेस में से 6 जजेस कौन से, वो बड़े आम जजेस हैं सर। देखिए, इसमें इब्राहिम साहब जो आज जो आपको ज़्यादा इंसाइट का पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद के जजेस का जो ख़त लिखा गया था उस मामले को टेकअप किया जी। और उसके ऊपर क्योंकि यही अफरीदी साहब जब उस बेंच का हिस्सा बने थे, तो ये अलग जब हुए थे तो उन्होंने जब नोट लिखा था तो इसमें ये कहा था कि एक तो ये एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है जी, फुल कोर्ट को है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184 की सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ला सकती है बजाय उसको, लेकिन उससे पहले बेहतर है कि अगर तहकीकात कर ली जाए और फिर डिक्लेरेशन जारी किया जाए, काउंसिल में जाए मामला। तो मुझे लगता है कि ये अफरीदी साहब उसी तरफ जा रहे हैं। इन्होंने ये मामला टेकअप किया, उस खत की बुनियाद के ऊपर जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए गए थे। उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे, जस्टिस बाबर सितार भी शामिल थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया था, अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ भी आया था, शायद सरदार इसाक के खिलाफ भी एक कद उनके खिलाफ भी था, लेकिन ये जो 4-5 उसमें वो शामिल नहीं थी। तो इनके खिलाफ एक रेफरेंसेस की एक ना भार लग गई थी। ठीक है, एक तो ये मामला, उसको जो है कि अब वो जो 10 हैं उनमें से ये तो खत वाले मामला जो है ना ये निकल गया। सबसे आम जो निकला है सर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी डिग्री का मसला था और वो सिंध हाई कोर्ट ने भी पहले उनको फारिग कर दिया था। दूसरा जो इसके अंदर अहम पहलू है वो जो उसको आइन के आर्टिकल 209(8) का तस्करा कर रहे हैं ना, कि वो जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिर्फ जजेस के लिए नहीं है, वो तमाम इदारों के काम के लिए भी है, सरबराह के लिए भी बिल्कुल। अच्छा, अब वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि अगर ये कहता है कि जजेस जो है कि वो राब्ते नहीं करेंगे, सोशल नहीं होंगे, और वो मुकदमात जिनकी वो समाअत कर रहे हैं उनसे मुतल्लिक जो है कि किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, तो ये तो फिर दूसरों के ऊपर भी लागू होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें कुछ तरमीम भी जो है ड्राफ्ट जो तैयार किया है और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हर महीने ये मीटिंग करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें अगर ये सेट करते हैं तो फिर ये केस फिक्स हो जाएगा। जो राब्ते कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, खत में जिक्र था, जिनका खत के अंदर जिनका तस्करा है कि जनाब ये साहब हैं जो ये करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो सारे के सारे इसमें फिक्स हो जाएंगे और उन इदारों के सरबराह भी आ जाएंगे कि जनाब अब आ जाए, अब आप जवाब दें। उस पर फिर ये जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये या तो खुद बजाते खुद, या फिर ये है कि जुडिशल एक इंक्वायरी कमीशन बना सकती है, उनको टास्क दे दे कि जनाब ये है 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में इसके ऊपर काम करें, तहकीकाती रिपोर्ट हमें पेश करें, जिम्मेदारी फिक्स करें और फिर उसके ऊपर फैसला आ जाए। चीफ जस्टिस अमर फारूक भी आज बैठे हुए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उस खत के मुताबिक वो खुद अब इंटरेस्टिंग है, इस पर डिटेल हमें डिग आउट करेंगे
कि उनमें क्योंकि आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी रेफरेंस जो है तहरीक इंसाफ ने डाला हुआ था, मुगला ने डाला हुआ था, क्या ये आउट हुए हैं या नहीं आउट हुए हैं, ये भी चीजें देखनी क्योंकि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तो आमिर फारूक साहब उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो बिलखुसूस टहरियान वाले मामले में हाँ। वो तो बिल्कुल उन्हीं की अदालत के जजेस ने लिखा था टहरियान वाले मामले में कि ये तो पहले फैसला हो चुका था। ये कैसा है कि फैसला करके वो ऑर्डर सुना कर फिर दोबारा बेंच बनाना, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी थी। अच्छा फिर सर ये जो जस्टिस तारक जंगीरी साहब, जस्टिस बाबर उस्ताद, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस एजाज साहब, ये 5 जजेस जो है ना, ये कंफर्म है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कौंसिल से क्लीन चिट मिल गई है। अब बाकी 5 जजेस जो है ना, अच्छा मेरा ख्याल है इसमें जो है कि मुमकिन है कि इन्होंने देखा हो कि प्रायोरिटी के ऊपर कौन कौन से आ रहे हैं, फिर उनको किया हो। आपको याद है जब मज़ाहिर अली अकबर का मामला चल रहा था तो उस वक्त भी वो दूसरी तरफ उन्होंने एक भरमार डाली थी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को भी उसमें नाम दिए हुए थे उन्हें, और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद थे उनका भी नाम था। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ वो केसेस उस वक्त के केसेस, क्योंकि ये ज्यादा सारी पिटीशन उस वक्त आई थी, ये सारे वो केसेस होंगे। अब एक और जो सवाल पैदा होता है सबसे अहम है, वो ये है कि जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम साहब का जो है ना, कि वो मामला असल में उसमें ये है सर कि जो मेरी जो उड़ती खबर पहुंची अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई उसकी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगले माह उसके लिए उसको पेंडिंग रखा गया है कि उसको अगले माह हम देखेंगे। ये जो आपने बात की ना, जो सीरियल नंबर वायर जो चीज़ें आ रही थी वो उसकी तरफ ये आए, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। और अगले महीने तक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी देख लेंगे अच्छा कि जो आईनी बेंच है और उसके सरबराह है वो अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं, वो वाकई वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक है और मेरिट चीज़ों को देख रहे हैं, या जिन्होंने उनको बनाया या बनवाया है वो अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फैक्टर भी बड़ा अहम होगा एक महीने के अंदर अंदर, ये भी ऑब्जर्व। अच्छा सर ये आते हैं इस पर आपसे मैं आईनी नुक्ते पर बात करूँगा। आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, जस्टिस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया जी कि सिंध हाई कोर्ट, पूरी सिंध हाई कोर्ट को आईनी बेंच में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा एक तो जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल चूँकि चाइना थे, उन्होंने कोई 5 मिनट उसमें गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा जी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं फ़्लाइट का टाइम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो छोड़कर चले गए इजलास। और मेंबर बार कौंसिल जो थे अख्तर शाह साहब, उनकी एहलिया साहिब अफराज थी, वो नहीं आए। तो पूरी सिंध हाई कोर्ट को 25 नवंबर तक आईनी बेंच ही आईनी अदालत ही बना दिया गया। अब वहाँ पे इंटरेस्टिंगली 26वीं तरमीम के ऊपर हेयरिंग भी हो रही है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी था वहाँ पे। सर मैंने नुकता जो आपसे आईनी नुकते पर वो पूछना था कि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आज दरख्वास्त दायर हुई, बड़ी कद्दावर लोगों ने दरख्वास्त दायर की, उसमें मुद्दा यही उठाया गया फुल कोर्ट के हवाले से। ये 5 रुकनी बेंच सुनेगा, 7 रुकनी बेंच सुनेगा, या पूरी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठेगी? और दूसरा जो बेनिफिशियरी है इस 26वीं आईनी तरमीम के, वो आईनी बेंच के सरबराह है, उन पर इतराज उठता है तो फिर क्या होगा? ये तो आईनी दो चीजें हैं। देखो इसमें इस दरख्वास्त के अंदर 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो इसमें जो पिटिशनर है अख्तर मेंगल साहब, वो खुद एक पार्लिमानी लीडर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था दबाव की वजह से, और फिर उनके पार्टी के लोगों पर दबाव जो आया, फ्लोर पर खड़े होके उन्होंने रोते हुए फरियादें की थी, और फिर वो लापता हो गए थे, और फिर असम्बली सेनेट पहुंचे और फिर उनसे इस्तीफे भी सामने आए हैं, स्टेटमेंट भी सामने आए हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सॉलिड चीज़ें कि जिसमें नज़र आ रहा है कि स्टैब्लिश हो रहा है कि दबाव बढ़ा, जेरे दबाव वो जो 164 का बयान होता है कि अदालत में कस्टडी में लिया गया बयान जो फारग हो जाता है, तो ये वो उस तनाजुर में इस मामले को देखें, इस हवाले से बड़ी अहम है। दूसरा, अब ये प्रे कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बैठाएं, क्यों कि ये तो खुद बेनिफिशरी है इस बेंच, ये जो बेंच है इस तरमीम का बेनिफिशरी है, तो इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। बेंच पूरा बेनिफिशरी नहीं है, बेंच के सरबराह बेनिफिशरी है सर। देखो वो सरबराह बेनिफिशरी आ गया ना, कि एक तो उनको ये भी हो गया, लेकिन उसी तरमीम के तहत ये बेंच बना है ना, ये भी हो गया ना, बाकी वो तो इसी में आया ना, तो पूरा का पूरा बेंच बेनिफिशरी हो गया। तो जो बेनिफिशरी है वो कैसे फैसला करेगा, अच्छा ये काम ठीक हुआ है गलत हो, तो कहेगा अच्छा ठीक है जी मैं बन गया तो ठीक है, मैं ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि जो वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जो 31 अक्टूबर वाली प्रपोजल थी कि इसके ऊपर फुल बेंच बनाया जाए, इसके अंदर भी ये आ रहा है। फिर आज आप खुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो सिंध का मामला जो है कि वो पेंडिंग कर दिया आपने, और वहाँ के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पूरी अदालत को फुल कोर्ट आपको इसको फुल बेंच करार दे दें,
ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि बुनियादें बन रही हैं ये बहुत कि सारे सुप्रीम सुकम, कोर्ट के बिल्कुल अंदर जो ऐसा है ही कि एक फुल कोर्ट बैठकर सारे की सारी जितनी पटिशंस हैं 8 गालबन हो चुकी 10 हो गई सुप्रीम है। कोर्ट में 10 हो गई हैं कि इनके ऊपर सारे जजेस बैठकर ही करें। अब जो असल नुक्ता होगा बाद में जब ये फैसला नौबत आती है कि अच्छा जी फुल कोर्ट बैठाते हैं तो हुकूमत कहेगी जी फुल कोर्ट तो 34 जजेस में पूरी होती है, वो तो पूरी ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि जैसे आपने मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट जितने अवेलेबल थे 13 अवेलेबल थे, एक जज साहबा बीमार थी वो नहीं आई, 13 आ गए, तो 17 तो उस वक्त भी नहीं थे ना। जी जी बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही, 13 तो उस वक्त 14 थे ना, 14 थे, एक शरत अली बीमार थी। तो 13 बैठ गए, तो उस वक्त भी फिर आप कहते हैं कि 17 होने चाहिए थे, जी। नहीं है ना। तो जितने हैं वो सब के सब आ जाए, तो मेरा ख्याल है फिर इस उसूल के ऊपर जो है कि हुकूमत ये जरूर नुक्ता उठाएगी वहाँ पे, लेकिन उस उसूल की तरफ मुझे लगता यही है ग्रेजुअली जो यही अफरीदी का जो मिजाज है वो ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल फुल कोर्ट ऐसा की ही तरफ भी जा रहे हैं, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हैं वो भी उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ लोगों की नजरें हैं। बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि लोग कहते थे कि जस्टिस यही अफरीदी जो है ना उनका मिजाज जो है वो ग्रेजुअली उन चीज़ों की तरफ आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उस तरफ जा रहे हैं। और ये जो लोग कहते थे 26वीं आईनी तरमीम बस हमने फतह कर ली है, नहीं सर, इसमें इतने लकोनेस है, इसमें इतने हुक्म है कि ये लग मुझे ये रहा है कि ये अगले 2-3 माह में ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, ये किसी सूरत बाकी नहीं रहेगी, रह नहीं सकेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईनी नुकात ऐसे हुक्म छोड़े गए हैं कि वो रोजाना की बुनियादों पर इसमें चीजें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो देखें ना, इसमें जो खराबी है, जो सबसे बड़ी खराबी है, अब आप ये देखें कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है और उस इजलास में जो है 2 मेंबर बैठे कह रहे हैं जी हम तो दहशत गर्द हैं, हमारी तो आज पेशियां थी और हम इधर बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि जज कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। देखें ना, ये सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, इसीलिए होता है कि सवाल तो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो होती है कि जुडिशरी के अंदर अगर आप एग्जेक्टिव या उसको पार्लियामेंट को लेकर आएंगे ना तो फिर बहुत से ऐसे मिसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए देखो अब जजेस की फॉर एग्जाम्पल जब जज के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और जज जो है कि वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर फॉर एग्जाम्पल जवाब दे होता है तो फिर वो उसमें केसेस में नहीं बैठता, समाअत नहीं कर रहा होता, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके ऊपर एतराज़ भी होता है, कोर्ट जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो जो है कि अब इस जगह पे भी आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ी जो ट्राइकॉटमी और पावर का मसला है जो आज ये नुक्ता उठा है, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मजबूर करेगा, ये बार बार अदलिया को मजबूर करेगा कि वो सोचेगा और कहें कि और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह भी चुके हैं कि पता नहीं कौन से शायद दिमाग थे जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम बनाई है। अच्छा सर, आते हैं इमरान खान के उस बयान की तरफ के निकले हैं सारी कौम ये, अच्छा वो हमेशा कौम की बात करते हैं, वो अपनी राय की बात नहीं करते, वो कौम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, कौम की आज़ादी की बात करते हैं। ट्रंप ने भी कुछ भी अपने खिताब में जो कहा चीज़ें, इस पर थोड़ा सा वो कोई 2-4 मिनट की अगर आप बात कर दें। देखो इमरान खान तो फ्रॉम डे फर्स्ट जब अरेस्ट नहीं हुए थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि ये कौम को बाहर निकलना होगा जी, ठीक है, और उन्होंने कौम को निकाला भी। आप देखें कि 14 अगस्त को जो लाहौर हॉकी स्टेडियम के अंदर जिस तरह से आपको तिल धरने की जगह नहीं थी, पूरा शहर सड़कों के ऊपर था, उन्होंने कौम को निकाला। बदकिस्मती से जब वो जेल में चले गए तो उसके बाद उनकी पार्टी जो है ना वो अपने कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, 9 मई के मुकदमात और ये सारी तो प्लानिंग के साथ किया गया ना ताकि लोग ना हो ना पार्टी इतनी फ़ाल हो। 8 फरवरी के बाद अगर पार्टी फ़ाल होती, लोग उस तरह से आते, जो गम गुस्सा था जो आपने 5 अक्टूबर को यहाँ पे देखा, और 5 अक्टूबर को भी अगर अली अमीन गंडापुर जो है कि वो अचानक गायब ना होते और लोगों को ले आते डी चौक के ऊपर तो बहुत कुछ हो जाना था जी। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान जो है कि बार बार जो उनका एक मैसेज है वो ये है कि कौम को अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। देखिए अल्लाह भी कहता है ना कि वो अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो खुद हाथ उठाते हैं, कदम उठाते हैं, ठीक है, उनका होता है। तो इसलिए आवाम को तो निकलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अब दुनिया का जो फिनोमेना चेंज हो रहा है, आपने अगर हमने जो ये सारा का सारा रजीम चेंज था ये तो अमेरिकी माँ के ऊपर था ना, डोनाल्ड ट्रम्प की माँ के ऊपर बना हुआ था सारा का सारा। अब जो कुछ वहाँ पे हुआ 1 साल के अंदर ट्रम्प की पार्टी के साथ, वही पीटीआई के साथ हो रहा था, जो ट्रम्प के साथ हो रहा था वो इमरान खान के साथ हो रहा था, जो ट्रम्प के जो है कि सपोर्टर्स के साथ हो रहा था वो इमरान खान के सपोर्टर के साथ, यहाँ सब कुछ वही हो रहा है, उसी किस्म के केसेस सब कुछ है। जो ट्रम्प के साथ इलेक्शन वाले दिन अवाम ने रिस्पांस दिया वही रिस्पांस यहाँ अवाम ने पाकिस्तान में भी दिया था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो राजा और काजी नहीं थे तो इसलिए ट्रम्प जो है जीत गया। यहाँ राजा और काजी थे तो
वो इमरान खान वो का जो साथ ट्रंप जो है ने ना, आज बयान दिया कि मेरे हल्फ उठाने से पहले पहले इस्तीफे, ठीक है ना। ये अब चीजें क्योंकि ट्रंप पिछले 1-2 साल से जिस प्रोसेस से गुजरा था, उसको अब हर जगह पता है कि कौन सा इदारा कौन से लोग क्या करते रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली अब अपने 10 नुकात के अंदर भी वो कह रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो इंटेलिजेंस में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो FBI में है, चाहे वो CIA में है, चाहे वो सिविल सर्विस के अंदर है, जो लोग सियासी मुदाखलत करते रहे हैं, जो लोग करप्ट हैं, जो लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देते, जो सियासी मफादात के लिए काम करते हैं या कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, वो ये भी कह रहा है कि जो फेडरल ब्यूरोक्रेट जो कंपनीज के अंदर मुलाजमत करते हैं वो भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो वो सबको ये मैसेज दे रहा है कि जनाब सबको फारग करूंगा। फिर करप्ट जजेस की भी बात किया, जिनके पास दरखास्तें पड़ी होती हैं, रिमांड ही नहीं देते और केस ले लेके बैठे रहते हैं। देखो ना, यहाँ पे 1 साल हो गया है, 9 मई के केसेस जो है कि अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा ये है। आपने 9 मई की बात की, मुझे याद आ गया जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है ना, अगर इनका मकसूद ये था कि इमरान खान को जिल्द शिकंजा कसना था, तो वो इमरान खान के सारे केसेस क्रिमिनल केसेस है, वो इस 26वीं आईनी तरमीम में आते ही नहीं है सर। इमरान खान को इनका मकसूद यह था ना कि हमने पता नहीं अपनी हुकूमत वो उसमें आर्टिकल 8 था ना, जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट वो लेकर आना था, वो नहीं हो करने के लिए सका और फना करने के लिए इन्होंने कहा अपनी हुकूमत वो हो नहीं सका। फिर इन्होंने कहा अच्छा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट को काबू कर लें, अपने हाथ में कर लें कि तरमीम तो इन्होंने उड़ानी है ना, तो इनको काबू कर लें, इसलिए फिर इस तरफ ये आ गए। तो ये ट्रम्प की वो चीजें जो है ना सारी की सारी, फिर वो कहता है कि जो सरकारी सरपरस्ती में फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 2 इदारे मोहतरमा फातिमा जना से शुरू हुए, अभी भी कहता है उनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, अब ये वो सारी बातें ये हैं कि जो अगर वो अपने यहाँ सब कुछ ये करेगा, अब मुझे बताएं, वो कहता है अफगानिस्तान के अंदर जो जर्नैल बुरे जर्नैल थे जिन्होंने काम नहीं ठीक किया, मैं सबको फारिग करूंगा। अब अफगानिस्तान में जो काम कर रहे थे तो हमारे वालों के साथ मिलके कर रहे थे ना, अफगानिस्तान और हमारा तो कोऑर्डिनेशन था ना। अगर वो नालायक थे, वो बुरे थे, तो हमारे कैसे लायक और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे उनकी सरपरस्ती में, वो कहते हैं सारे आईजीज को आजाद कराऊंगा मैं, कि वो जो बाहर बैठे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने काबू किया हुआ और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें। हमारे सारे आईजीज क्या हैं, ये भी तो किसी के कंट्रोल में है ना। जो शहबाज शरीफ साहब ने वो नोटिफिकेशन करके बेटिंग एजेंसी उसको बना दिया, ठीक है ना। तो वो सारे काम करेगा, तो यहाँ वालों के तो सारों की सरपरस्ती खत्म हो जाएगी, वो तो सारे के सारे फारिग हो जाएंगे सर। तो ये इनके लिए जो इस वक्त प्रॉब्लमेटिक होगा, तो फिर इनकी वहाँ लॉबी कौन करेगा। वो जो $1 मिलियन की बात करते हैं, वो तो सारे के सारे खूह खाते हो गए ना। तो इसलिए यहाँ पे एक परेशानी है, पैनिक है, और इसलिए जो अब ये बात की जा रही है कि अच्छा जी के फैसले भी होंगे। देखो ना, इमरान खान की बरियत का 12 नवंबर का वो रख दिया, उसने भी केस सुन लिया, और आज 4-9 मई के केसेस के अंदर जमानत भी उनकी होगी। तो अब अगर आप लीगल प्रोसेस के जरिए आउट होंगे, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए जान के डिले किया जा रहा था कि अगर तो ट्रम्प हार गया तो फिर तो तुन के रखेंगे, अगर वो जीत गया तो फिर कहेंगे जी देखो जी अमेरिका मुदाखलत हो गई। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नाज़रीन, खालिद जमील साहब ने बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू की है इस पर। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।